हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सभी का स्वागत है। हितेश जी, मेरी वॉइस क्लियर है? कैन यू हियर मी? जी, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच। नाउ, नमस्कार मित्रों, जो भी दोस्त हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं शो में, जो शो से पहली बार जुड़ रहे हैं शायद, उन्हें बता दूं कि ये माइंड कोड टॉक शो का एपिसोड नंबर 11 है। जब इस माइंड कोड टॉक शो की शुरुआत की थी करीब 3 महीने पहले, तो एक मिशन के साथ इस प्रोग्राम की शो की शुरुआत की थी कि आप, यानी कि जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं या जो भी लोग शेयरिंग से इस शो के साथ जुड़ रहे हैं हमेशा लगातार, उनको हर हफ्ते एवरी संडे एक ऐसे शो से कनेक्ट किया जाए जहाँ पे वो अपनी लाइफ के हर एक एरिया, किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है अगर उनके जहन में, तो वो इस शो में रख सकते हैं। हमें व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं अगर कोई भी सवाल वो अ, जिस सवाल से वो जूझ रहे हैं अपनी लाइफ में। और हम यहाँ पे कोशिश में जुड़े हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन इंसाइट दी जाए, बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशंस दिए जाए, जिससे आप एक अच्छी, एक हेल्दी, मेंटली और फिजिकली एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सके और एक हैप्पीनेस की लाइफस्टाइल जी सके। सो वेलकम अगेन गाइस, स्वागत है सभी का इस एपिसोड नंबर 11 में। आज का हमारा टॉपिक, अगर आपने इसकी इमेज, इस शो की इमेज कहीं पे सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पे देखी होगी, तो आपको शायद इस टॉपिक के बारे में थोड़ी बड़ी जानकारी मिल चुकी होगी। द टॉपिक इज क्रिएटिंग जनरेशन एक्स। ये शब्द हमने कई बार शायद मूवीज में देखा होगा, या किसी किताब में, किसी न्यूज़पेपर में, या कहीं पे भी देखा होगा कि जनरेशन एक्स लिखा होता है, मगर हमने कभी सोचा नहीं और शायद हमारे एक्शंस जस्टिफाई नहीं करते कि हम कोई जनरेशन एक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा शो उसी की टॉपिक, उसी क्वेश्चनिंग आंसरिंग के ऊपर रहेगा, जहाँ पे कैसे हम एक बेहतर फ्यूचर जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन है ऑलरेडी इस प्लानेट अर्थ पे, उसे और उसकी आने वाली पीढ़ी को कैसे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे सकते हैं लाइफ का, रियलिटी का, लाइफ का, हैप्पीनेस का, हेल्थ का। So yes, guys, welcoming Mr. Hitesh Chavda. Thank you, sir, for joining us. थैंक यू सो मच दुष्यंत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नाउ दोस्तों, जो भी ऑलरेडी इस शो के साथ जुड़ चुके हैं, हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए दोस्तों इस शो। इस आज के जो टॉपिक है वो सिर्फ फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं है। ये टॉपिक हर एक जनरेशन, चाहे आपकी एज 10 साल हो, 20 साल हो, 40, 50, या इवन यू आर ऑन द 80s, अपने 80s के ईयर्स में है, आप इस जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन इस प्लानेट पे है, आप उसका हिस्सा हैं। और आप डिसाइड करेंगे कि आप आने वाली जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो इस पृथ्वी पर कैसी होगी, आप उसके एक्शंस कैसे ले सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। सो शेयर कीजिए दोस्तों, जितने भी लोगों को जोड़ सके शो के साथ जोड़िए। विल बी स्टार्टिंग द शो। हम कुछ सवाल जवाब जो हमारे दर्शकों ने हमें पिछले हफ्ते भेजे हैं आफ्टर द टॉपिक अनाउंसमेंट, उस सवालों से शुरू करते हैं। उससे पहले सर, पहले कि जब हम जो क्वेश्चन आंसर्स हमारे व्यूअर्स ने हमें भेजे, वो शुरू करने से पहले एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे और एक बेहतरीन क्लैरिटी यहाँ पे मैं आपसे चाहूंगा कि जब हम पास्ट में भी लाइक पेरेंटिंग का सब्जेक्ट एक बार डिस्कस किया था हम लोगों ने, तब भी शायद कई लोगों के सवाल उठे थे। एंड आई वांट टू मेक यू, आप क्लियर कीजिए इस चीज को कि जनरेशन एक्स, यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन को डेवलप करने की जब हम बात करते हैं, तो क्या जो एक जनरल साइकोलॉजी की बात करें ह्यूमन की, वो एक नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, यानी ये टॉपिक सिर्फ पेरेंट्स के लिए जो ऑलरेडी पेरेंट्स बन चुके हैं। हमारे माइंड में एक मिथ होता है कि जस्ट जो पेरेंट बन चुका है या जिनके बच्चे हैं वही पेरेंटिंग सब्जेक्ट या जनरेशन एक्स के बारे में सोचे या समझे। 10 साल 20 साल की एज वालों को इन चीजों के साथ कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपसे क्लैरिटी चाहूंगा कि कैसे नेक्स्ट जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन को डेवलप करने में हर एक एज ग्रुप का कैसे हिस्सा रहता है, और क्यों हर एक एज को ये समझना बहुत जरूरी है। सो श्योर दुष्यंत जी, आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आप सभी लोगों को। यस,
Yes, फाइन sir. सर, सो थैंक यू सो मच अगेन इनवाइटिंग मी। एंड मैं सभी फ्रेंड जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो लोग कंटिन्यू बेस पे माइंड कोड के वॉलेंटियर्स और दूसरे जो पर्सन है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो रेगुलर जुड़ते रहते हैं, रेगुलर शेयर कर रहे हैं इन सब चीजों को। कोविड में हमारी कोशिश है एक तरीके से ये 3-4 महीनों से कि कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में इस टॉपिक को, आज हम जो क्वेश्चन पे आ जाते हैं दुष्यंत जी के, उसके पहले मैं 2 लाइनें यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे मैसेजेस ऐसे वायरल हो रहे हैं, ऐसे मिथ अगेन वायरल हो रहे हैं, राइट, कि कोविड को लेके खास करके कि हम देख रहे हैं कि कोविड कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो बच्चों पे आने वाली है, राइट। तो लोगों को पेरेंटिंग क्लियर नहीं है, 90% लोग दे आर नॉट क्लियर व्हाट इज द पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट। और उसका जो सबसे बड़ा जो रीजन है, जो दुष्यंत जी का सवाल है यहाँ, उसके जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है। क्या होता है, देखिए ध्यान से एक बार समझिएगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको किसी भी लेवल पर एग्जाम देनी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप 10th में हैं, आप 11th में हैं, या आप 12th में हैं, राइट, या आप मास्टर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो जब हम किसी भी एग्जाम की बात करते हैं तो उसकी तैयारी करीबन हम लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले से करते आते हैं। आप समझ रहे हैं? यानी किसी भी तरह के एग्जाम, यानी सिंपल एग्जाम में बात कर रहा हूं, जिस एग्जाम का ज्यादा ज्यादा इतना ही महत्व है कि जो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगी, एक आपको डिग्री देगी, जो आपको फ्यूचर में शायद आपको एक जॉब देगी या बिजनेस में आपको हेल्पफुल होगी, विच इज अगेन गुड थिंग। लेकिन ध्यान से समझिएगा इस बात को, मैं जो आपको बोलने की कोशिश करूंगा, खास करके यंगस्टर कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर यंगस्टर ये मानते हैं कि भी अगर वो लेट से उनका मैरिज नहीं हुआ है, या लेट से अगर मैरिज नया नया मैरिज हुआ है और दे आर नॉट एज अ पेरेंट, अभी एज अ पेरेंट वो बने नहीं है एमडू से, तो वो कई बार जनरलाइज कर देते, कई बार नेग्लेक्ट कर देती चीजों को, या कि ये चीज मेरी काम की नहीं है। लेकिन चीज को ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप भी रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं उस नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करने के लिए एज अ यंगस्टर, चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, राइट। तो जब हमारी कोई भी एग्जाम होती है तो उसकी तैयारी कई बार हम लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल से 10-10 साल लोग कई बार तैयारी करते हैं, लेट से एक आईएएस और आईपीएस लेवल की चीजों को क्लियर करने के लिए कई बार 8-10 साल लोग 10-10 अटेम्प्ट करते हैं, तब जाकर के समहाउ उसको क्लियर कर पाते हैं। तो नाउ हियर्स द थिंग, एक बात समझिए, एक छोटी सी एग्जाम क्लियर करके जो हमें शायद एक डिग्री देगी, उसके बाद हमें बिजनेस और जॉब देगी, उसको कवर करने के लिए हम पूरा 8 साल, 10 साल मेहनत करते हैं, समझते हैं चीजों को, समझने की कोशिश भी करते हैं। नाउ हियर्स द क्वेश्चन, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए यंगस्टर, हमसे नए नए जिनकी शादी हुई है, या शायद नए नए पेरेंट्स बने हैं, राइट, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेरेंटिंग की ट्रेनिंग बिफोर मैरिज कभी भी ली है जब वो यंगस्टर थे? नोबडी, राइट। क्यों? क्योंकि उस वक्त में सेम बिलीफ था, यार अभी तो शादी भी नहीं है तो बच्चों के बारे में तो, क्योंकि लोगों का मिथ ऐसा बना हुआ है कि अगर किसी के बच्चे हैं तो उसी को पेरेंटिंग के बारे में सोचने की, समझने की जरूरत है। अभी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपने इस एग्जाम के लिए कभी जिंदगी में तैयारी नहीं की थी, इसीलिए आप हम देख रहे हैं गाइस, डू नॉट टेक अदरवाइज माय वर्ड, मेरे शब्दों को गलत गलत तरीके से मत लीजिएगा, लेकिन इसीलिए हम आज देख रहे हैं कि 10 में से 8 यंगस्टर जो जेंट्स हैं या लेडीज अगेन, 10 में से 8 यंगस्टर और 9 यंगस्टर क्लियर नहीं होते हैं जब बच्चा रोता है तो, कि बच्चे को एग्जिट चाहिए क्या, कि बच्चे को किस तरह से टेकल करें, और बच्चा को अनवांटेड बिहेवियर करेगा तो उसको किस तरह से हैंडल करें। 10 में से 8 यंगस्टर जो नए नए एमडू से पेरेंट बने, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, दे आर नॉट क्लियर कि बच्चों को चाहिए क्या। क्यों? क्योंकि उस चीज की ट्रेनिंग या उस तरह की चीजें उन्होंने कभी जिंदगी में सीखी नहीं है, ना ही समझी है। उन्होंने प्लान गोल्स बनाए अलग अलग लेवल पे, लेकिन एज अ पेरेंट कैसे परफॉर्म करना है, इस तरह की चीजों के बारे में उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं है। और एज इट इज जो डाउनलोडिंग चलती आ रही है, वो सालों से एक प्रथा चलती आ रही है कि फादर मदर, जो हमारे फादर मदर है, उनके पास से हमने डाउनलोडिंग किया, जब हमारे बच्चे आए तो कहीं ना कहीं वहां पे पले, तो अगेन उन लोगों ने वहां पे जो अपनी एनर्जी थी, अपने जो बिलीफ थे, अपने जो परसेप्शन थे, वो वहां पे पास ऑन हुए एज ए एनर्जी। वो जनरेशन बड़ी होगी तो वो जनरेशन जो बड़ी हो रही है तो वो सेम बिलीफ सिस्टम के साथ हो रही है, क्योंकि वो भी कुछ नया सोच नहीं रही है। और जब तक आप कुछ नया सोचेंगे नहीं, वी कैन नॉट अज्यूम कि आने वाली जनरेशन नहीं होगी। हाउ कैन दैट पॉसिबल? क्योंकि हम अगर अपने आप को देखें तो 7, 20, 25, 50, 100 सालों से तो हम एक सेम राउंड, सेम सर्कल में आने, जो लास्ट हमारी, अगर मैं 5 पीढ़ी या 7 पीढ़ी की बात करूं, तो 5-7 पीढ़ी तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सिमिलर सर्कल में चलती आ रही है, कि घर में बच्चा आ रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जवाबदारी जो है उसके दादा दादी, उसकी दादी या उसके नानी ज्यादा संभालते हैं कंपेयर टू हिज मदर। व्हाई? बिकॉज मदर क्लियर नहीं होती है 90% केसेस में। और क्यों वो क्लियर नहीं होते? क्योंकि उन्होंने कभी सीखा नहीं, उन्होंने कुछ समझने की जरूरत ही नहीं समझी चीजों को। और ड्यू टू दैट रीजन कई बार ये होता है कि कंफ्यूजन में चीजें होना स्टार्ट हो जाती है।
और जब वो कंफ्यूजन में चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं और वो एक गलत एडिक्शन बना देती है बच्चों के माइंड में, चाहे वो मोबाइल और टीवी के हो गए, चाहे वो अग्रेशन के हो गए, चाहे वो एडीएचडी के हो गए, चाहे वो हाइपर एक्टिविटी हो गए, इस तरह के जब बिहेवियर, अनवांटेड बिहेवियर जब ग्रो होने वाले बच्चों में हमें दिखाई दे पड़ते हैं, राइट, तो हम डायरेक्टली बच्चों को ब्लेम करना कहीं ना कहीं लोग स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चा हाइपर एक्टिव है या बच्चा एक जगह पर टिक के नहीं बैठता, ये एग्रेसिव है, इसको मोबाइल की लत पड़ी है। लेकिन ध्यान से समझिए कि वो चीजें उसके अंदर, वो एनर्जी या वो चीजें उसके अंदर डेवलप हुई कैसे, वो चीजें उसके अंदर डेवलप तब हुई जब हमने उसको उस चीजों को वहां पे डेवलप होने दिया, सिंपल एज दैट। और अगर हम क्लियर होते हैं एज अ पेरेंट हर तरीके से, अगर हमने बिफोर मैरिज भी पेरेंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश, यहाँ पे देखिए समझने की बात है, जरूरी नहीं है कि जब बाढ़ आएगी तभी हम पुल बनाने जाएंगे, आप समझ रहे, जरूरी नहीं है कि हमारे लाइफ में भूचाल आ जाएगी, बच्चे हमारे कंट्रोल बाहर हो जाएंगे बच्चों के। आज जैसे हम देख रहे हैं 2 साल से काफी सारे ऐसे यंगस्टर है जो नए नए फादर मदर बने हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट है कहीं ना कहीं 2 सालों से, खास करके कोविड के टाइम में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है हाउ टू टेकल द किड्स। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जिनकी मैरिज हुई है, जो नए नए मतलब फादर, उन्हीं के लिए पेरेंटिंग जरूरी है, राइट, जिनके बच्चे 8-10 साल के लिए, उन्हीं के लिए पेरेंटिंग जरूरी है। ये यंगस्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यंगस्टर के पास अभी टाइम है, वो अभी सभी चीजें सीख सकते हैं, वो यहाँ पे गलतियां भी कर सकते हैं। एक बार आप फादर मदर बनेंगे, आपके पास गलती करने की कोई चॉइस नहीं होगी, आपकी जानकारी के लिए, राइट। आपको हर चीज परफेक्शन के साथ में करनी पड़ेगी, वो भी विदाउट नॉलेज। तो चॉइस हमारे पास है कि हमें ऐसे आधे अधूरे ज्ञान से चीजों को आगे बढ़ाना है, या लेट से एक परफेक्ट लर्निंग के साथ आगे बढ़ना है। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड नेक्स्ट जनरेशन। हम लोग एक अच्छी नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ना कि एक कंफ्यूज नेक्स्ट जनरेशन के लिए, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। दुष्यंत जी, नाउ हैंड ओवर टू यू। और किसी को सवाल या कुछ है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर। बेहतरीन क्लैरिटी कि कैसे हर जनरेशन, एवरी जनरेशन, जो भी, अगर आपकी कोई भी एज है, आप कैसे पेरेंटिंग, जो एक सब्जेक्ट जनरेशन से काफ़ी मिलता जुलता है और शायद कनेक्टेड भी है, क्योंकि पेरेंटिंग और जनरेशन सब कुछ कनेक्टेड है। पेरेंटिंग इज अ पार्ट ऑफ जनरेशन क्रिएशन। नाउ जब हम यहाँ पे जनरेशन की बात करते हैं तो हमारा थोड़ा क्लैरिटी अगर मैं आपको देना चाहूँ तो वी आर ऑन अ डिफरेंट वे, कि जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करने से पहले हमें इस जनरेशन को भी चेंज करना होगा। जो प्रेजेंट जनरेशन, आज आप और मैं, शायद 10 साल 15 साल जो भी आपकी एज है, जैसे सर ने कहा कि कैसे एक यंगस्टर भी रिस्पॉन्सिबल है हर एक जनरेशन डेवलप करने के लिए। जब तक हम इस जनरेशन को चेंज नहीं देंगे तब तक विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ नेक्स्ट जनरेशन। जो बेहतर जनरेशन की बात हम करते हैं सालों से, एक बेहतर जनरेशन डेवलप करेंगे इस प्लानेट पे, वो पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्रेजेंट जनरेशन कभी चेंज हुई नहीं हमारी लाइफ में। सो नाउ सर, देयर इज अ क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है रिलेटेड टू प्रेजेंट जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन को कैसे बेहतर किया जाए, फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन को कैसे बेहतर किया जाए, अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप प्रेजेंटली शादीशुदा हैं और यू आर अ पेरेंट नाउ और यू आर प्लानिंग टू बी अ पेरेंट, अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, कैसे आप एक नई जनरेशन को बेहतर वे से प्रोग्राम करें, तो आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं इन द चैट बॉक्स। नाउ गाइस, जो सवाल हमारे एक व्यूअर ने हमें भेजा था कि सर, उनकी नई नई शादी हुई है, वो दे आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, वो बेबी प्लान कर चुके हैं ऑलरेडी, बट नाउ दे आर कंफ्यूज्ड कि कैसे, आज तक कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि पेरेंट्स बनने के बाद क्या ड्यूटीज होंगी, क्या जिम्मेदारी होंगी, इस बारे में कभी सोचा नहीं था उन्होंने। ऊपर ऊपर से नॉलेज थी, मगर डीप इन्वॉल्वमेंट के साथ कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुए थे। नाउ दे आर कंफ्यूज कि क्या, पहले तो क्यों वो कंफ्यूजन है वो जानना चाहते कि पहले तो वो कंफ्यूज क्यों है बच्चे को लेकर, कि कैसे उसकी परवरिश अच्छी की जाए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उन्हें। ऑल्सो सेकेंड थिंग, कि क्या ऐसा वो करें कि जिससे नई जनरेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो बेहतर डेवलप हो, पहले दिन से कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग हो या कुछ ऐसा करे अपनी लाइफ में अपने बच्चे के साथ, ताकि वो एक नई जनरेशन को जो पैदा करने वाले हैं वो एक सटीक और एक बेहतर जनरेशन बना सकें। श्योर। सो फ्रेंड्स, जिनका ये सवाल है, देखिए, आप हमसे कंफ्यूजन क्यों फील हो रही है, उसका आंसर इनडायरेक्टली मैं दे चुका हूं।
पहले के टॉपिक से जो थोड़ी देर पहले जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया, दैट वाज द ओनली रीजन। क्या होता है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ पहले से कुछ ऐसी बनी हुई है, राइट, और बचपन से लेके आज तक जो मैं बोलता हूँ कंफर्ट जोन का सर्कल हमारे आसपास बना हुआ है, थ्रू द सोसाइटी, थ्रू द एनवायरमेंट अगेन, राइट। वो कुछ ऐसा बना हुआ है कि कब जब तक इमरजेंसी नहीं आती है, वी कैन नॉट बिकम अ सीरियस टाइम टू से, किसी भी लेवल पे, चाहे वो पेरेंटिंग को लेके हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो बिजनेस और जॉब को लेके, जब तक डेड एंड नहीं आता ना, लोग नहीं समझने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ पाते कहीं को। तो कंफ्यूजन क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ अगेन सेम थिंग, क्योंकि हमने आज तक उन चीजों के बारे में ना समझा, ना समझने की कोशिश की। जब हम यंगस्टर थे, जो यहाँ पे बात हो रही है, राइट, जब हमारी एज 18 ईयर्स थी, 20 ईयर्स थी या 21 ईयर्स थी, हमारी शादी नहीं हुई थी लेट से, तो हमने इन चीजों के बारे में समझने की कोशिश नहीं की, राइट। और क्योंकि उस वक्त हमने समझने की कोशिश नहीं की, तो बट वैसे कि जो एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों ही एक आधे अधूरे नॉलेज और आधे अधूरे कंफ्यूजन स्टेट के साथ में एज अ हस्बैंड वाइफ की लाइफ स्टार्ट करते हैं। फिर वो जब एज अ पेरेंट बनते हैं, तो वो भी एक अधूरा ज्ञान होता है, क्योंकि जिस इसका एक्सपीरियंस आपने जिंदगी में कभी किया नहीं है, राइट, जिस इसको आपने कभी हमसे समझने की कोशिश नहीं की है, इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगेन, कि अगर एक बच्चा, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चा है, उसका अनवांटेड बिहेवियर, आपका जो दूसरा सवाल उसका आंसर भी यहाँ पे आ जाएगा, कि कोई बच्चा जो उसका मान लीजिए अनवांटेड बिहेवियर, उसके फादर मदर नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी एज है 21 ईयर्स या 20 ईयर्स, आप उस फैमिली का पार्ट है किसी तरह से। तो जब वो बच्चा किसी भी तरह का कोई बिहेवियर कर रहा है, अनवांटेड बिहेवियर, उससे सवाल पूछिए, उसके साथ कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कीजिए, जो शायद उसके फादर मदर नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उसके फादर मदर के, उसका फादर मदर का पूरा फोकस सिर्फ उस बच्चे की प्रॉब्लम के ऊपर है, गलती के ऊपर है। वो नहीं देख पा रहे कि वो बच्चा शायद कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, उसीलिए वो सवाल उठ रहा है। तो इस तरह का कुछ सवाल किसी बच्चे के साथ आप कर सकते हैं, किसी बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट ला सकते हैं, समझ सकते हैं उनकी साइकोलॉजी को, कि एक बच्चा जो है जब एक सवाल करता है तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है। क्या आप ऐसा करते हैं जब वो बच्चा खुश होता है? क्या आप ऐसा करते हैं जब वो बच्चा फ्रस्ट्रेट फील करता है, या एंगर फील करता है, या एग्रेसिव हो जाता है? कौन से आपके स्पेसिफाइड शब्द है जिसपे उसको अग्रेशन होता है? अगर हम बात करते हैं कि बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, बच्चे हर बात पे एग्रेसिव नहीं होते। आप ध्यान से देखिए, आपकी स्पेसिफाइड टोनोलिटी, मान लीजिए बच्चा टीवी देख रहा है, ठीक है, और टीवी देखते वक्त मदर ने या फादर ने अनजाने में या जोर से, अभी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये है ना एनर्जी वाइब्रेशन का थोड़ा लॉ है, थोड़ा डीप हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मैं जो बता रहा हूं यहाँ पे। जब हम हर एक शब्द बोलते हैं ना, तो हमारा हर एक शब्द से एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकलती है, जो मैं हमेशा पास्ट में बोलता आया हूं। और जैसे मेरी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी, वैसे सामने मुझे रिजल्ट मिलेगा। ये यूनिवर्सल और साइंटिफिकली आज हो चुका है। होता क्या है, एक बच्चा टीवी देख रहा है, ध्यान से समझिए, आपने एक बार, वो बच्चा जो टीवी देख रहा था, तो आपने उसको चिल्ला करके गलती से कहीं किसी दूसरी चीज का आपको फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा था, पर आपने उसके ऊपर चिल्ला करके बोल दिया, बेबी तू टीवी बंद कर दे, रिमोट बंद कर दे, तेरे को 1000 बार बोला लेकिन फिर भी तू टीवी देख रहा है। तो अगर टीवी नहीं बंद करेगा तो अभी फिर मार पड़ेगी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलेगी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज आप बोल देते हैं, वो भी आप लाउडली टोन में बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये चीज आपने एक बार बोली, तो क्या होता है जब हम कोई भी चीज लाउडली बोलते हैं, तो वो हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो जाती है। तो बच्चे के ब्रेन में वो उस टाइम पे वो डायलॉग जो आपका था, वो जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी थी, वो रजिस्टर हो गई, वो शब्द जो थे वो रजिस्टर हो गए। अभी ध्यान से समझिएगा, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कि वो टीवी ना देखे, लेकिन आप सबसे ज्यादा बोले क्या वहां पर? आप सबसे ज्यादा ये बोले कि तुझे 1000 बार बोला हुआ है, फिर भी तू टीवी देखना बंद नहीं कर पा रहा। इन द सेंस, हमें चाहिए ये कि वो टीवी देखना बंद करे या कम करे, लेकिन हम सबसे ज्यादा किस शब्दों की फ्रीक्वेंसी, ऐसे किस शब्दों से उसको प्रोग्राम कर रहे हैं उसके ब्रेन को, कि तुझको 1000 बार बोला है लेकिन कभी भी तेरे हाथ से रिमोट छूटता नहीं है, कभी भी तू टीवी देखना बंद नहीं करता है। खाना खाते वक्त तुझे टीवी चाहिए ही चाहिए, अगर खाना नहीं, टीवी नहीं चालू होगा तो तेरा खाना हजम नहीं होगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो शब्द हैं, अनजाने में, आई एम नॉट टॉकिंग इंटेंशनली, किसी भी पेरेंट, कोई भी पेरेंट इंटेंशनली गलत नहीं करेगा अपने बच्चे का, पर क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो क्या हुआ, मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव, किसी से बात भी जब आप करते हैं तो बच्चों की गलतियां ज्यादा हम समझाते सुनाते। ध्यान से देखें अपने आप, राइट, यार ये इतना हाइपर एक्टिव है, एक जगह पे टिक के बैठता ही नहीं है, ये इतना शैतान है कि इसको एक बार अगर ये मोबाइल ना मिले तो ये किसी की मानेगा भी। हमें चाहिए ये कि ये इन सभी चीजों से दूर रहे, लेकिन हम किस तरह के शब्द बार बार उसको बोल करके उसके ब्रेन को, उसके इस अनकॉन्शियस माइंड को, यानी कि बॉडी को प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि राइट ब्रेन और हमारा कौन सा अनकॉन्शियस ब्रेन है, वो राइट रॉन्ग नहीं समझता, वो वही चीज को प्रोग्राम कर लेगा, उस चीज को एक्शन में ला लेगा आपके बॉडी से, जो आपको रिपीटेडली मारी जाएगी आपके ब्रेन पे।
जो शब्द आपने रिपीटेडली मारे हैं, आज वो परफॉर्म कर रहा है, खुल के परफॉर्म कर रहा है, राइट। आज वो कंट्रोल में नहीं है किसी के। तो इतनी इंटेंसिटी हाई कैसे हुई उसके बिहेवियर, अनवांटेड बिहेवियर की? अगर वो हाइपर एक्टिव हुआ तो इतना हाइपर एक्टिव कैसे हो गया, अचानक से कैसे हो गया? दूसरे बच्चे भी हैं, लेकिन वही, और आपके घर में कोई इतना हाइपर एक्टिव नहीं है सपोज, तो हम लोग कई बार ये भी बोलते हैं कि हमारे घर में कोई ऐसा नहीं जैसा ये है, तो इतना हाइपर एक्टिव कैसे हुआ? उतनी एनर्जी उसमें आई कहां से? अनजाने में ही सही, लेकिन फादर, मदर, दादा, दादी, चाचा, चाची, मामा, मामी, अनजाने में हम इस तरह के शब्दों की बॉम्बिंग कर देते हैं और हमें नहीं पता कि ये कैसे ट्रेन हो रहा है और ये कैसे ट्रेन हो रहा है जब बच्चा ग्रोइंग स्टेज में है। और इस तरह की लर्निंग ना कभी किसी यंगस्टर ने ली है, ना कभी न्यूली कभी मैरिड कपल ने ली है, ना ही किसी नए पेरेंट्स ने ली है, राइट। एंड दैट वाज द रीजन कि जो सर्कल बनता आ रहा है वो सर्कल सेम तरीके से बनता आ रहा है। जो हमें नहीं चाहिए वो हम सबसे ज्यादा बोल रहे हैं बच्चों को, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल, दे आर परफॉर्मिंग ग्रेट। जो नहीं चाहिए वही परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली वही प्रोग्राम होने वाला है जो हम बोल रहे हैं। तो इट इज वर्किंग लाइक दैट, और दैट वाज द रीजन कि वो चीजें बढ़ती हैं। आई होप यू गाइस आर क्लियर नाउ। दुष्यंत, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। शाहिद जी का एक सवाल है यहाँ पे लाइव कि क्या ये प्रोग्राम, क्या सवाल सिर्फ पेरेंट्स के रिलेटेड है या और भी सवाल कर सकते? तो शाहिद जी, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगर किसी लाइफ के किसी भी एरिया में आपका कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हाँ, अगर पेरेंटिंग के रिलेटेड या किसी जनरेशन के या बच्चों के रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो स्पेसिफिक भी डाल सकते हैं, मगर अगर कोई दूसरे एरिया लाइफ में अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप सवाल डाल सकते हैं। अगर हमारे पास समय रहेगा एंड में तो हम उस क्वेश्चन को जरूर हैंडल करेंगे और आपको बेहतरीन इंसाइट देने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो रमीज नाज जी सिंह, सर एडमी, सर लाइव में किसी को ऐड नहीं किया जा सकता। आप अपने जो भी सवाल हैं चैट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जितना हमारे पास टाइम है, 1 या सवा घंटा, हम आपके क्वेश्चन को, आपके सवाल को हैंडल करने की, एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो भी नए जुड़े हैं, जस्ट एक रिमाइंडर कॉल अगेन, दोस्तों शेयर कीजिए। कभी कभी हम अनवांटेड चीज या जो मतलब बिना की चीज होती है वो बड़ी आसानी से शेयर कर देते हैं, मगर शायद हम इस चक्कर में ये भूल जाते हैं कि अच्छी चीज जो शायद हमारी लाइफ, जिससे कनेक्ट होने से, हर संडे कनेक्ट होने से लाइफ चेंज हो सकती है, हमें बेहतरीन इंसाइट, बेहतरीन सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। हम वहाँ पे सवाल भी नहीं करते, हम वहाँ पे जुड़ते भी नहीं, और हम वहाँ पे शेयर भी नहीं कर सकते। सो इस थॉट को चेंज करना होगा। अगर हम जनरेशन पहले चेंज करने की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट जनरेशन तभी चेंज होगी जब हम जो पॉजिटिव थिंग्स है, जो पॉजिटिव नेक्स्ट जनरेशन डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंटली हमें पॉजिटिव चीजें स्प्रेड करनी होंगी, तभी जाके ये जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन में कुछ चेंज ला सकेंगे। नाउ गाइस, एक इंफॉर्मेशन पास करना चाहूंगा यहाँ पे बिफोर गोइंग टू सेकंड क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कल से स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो हमारा डेली एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है जो डेली माइंडफुलनेस प्रोसेस नाम से लॉन्च हो चुका है। कल मॉर्निंग सुबह 6 से 7 एवरी डे, मंडे टू सैटरडे, हर रोज ये प्रोग्राम लाइव रहेगा गूगल मीट में। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, आज शाम तक आपके पास टाइम है। ऑल्सो ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है दोस्तों, मगर हाँ, शर्त सिर्फ इतनी है कि अगर आप अपनी लाइफ के बारे में, अगर आप सीरियस हैं कुछ चेंज लाने के लिए, कुछ चेंज डेवलप करने के या फील करने के लिए, तो ही रजिस्टर कीजिए। ऑल्सो अगर आप फ्री है, एक माइंडसेट होता है दोस्तों कि हम जब फ्री में होते हैं रजिस्टर तो कर लेते हैं, मगर बाद में जुड़ने के लिए सीरियस नहीं होते। तो अगर आप 2 दिन से ज्यादा इस शो में या इस प्रोग्राम में लगातार विदाउट रीजन, अगर आप रीजन दिए बिना नहीं जुड़ते तो आपको एग्जिट करना होगा इस शो को। सो डोंट मिस आउट गाइज, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली वहां पे दिखी जाए। एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप है जहां डेली लाइफस्टाइल हैबिट्स डेवलप की जाएगी, डेली प्रोग्रामिंग होगी, इंक्लूडिंग द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिसकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जिसकी हम बात करें, दोनों के ऊपर फोकस किया जाएगा और आपको अपने हर एक सवाल का सॉल्यूशंस भी वहां पे मिलेगा। सो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, डोंट वेट फॉर द इमरजेंसी दोस्तों। 1-1.25 साल से बहुत सारी इमरजेंसीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इससे पहले कि थर्ड इमरजेंसी हमारी लाइफ में आए और हम अपने आप को गार्ड ना कर पाए, जुड़िए इन चीजों के साथ, क्योंकि आपको आप ही बचा सकते हैं। नाउ सर,
मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, जो दूसरा सवाल हमारे दोस्त ने भेजा है। सर, उनका ये सवाल है कि जब हम पेरेंटिंग, वो एक ऑलरेडी एक पेरेंट है नाउ, वो जानना चाहते हैं कि क्या, जब हम लास्ट पिछले शोज में बिलीफ सिस्टम के ऊपर पूरा एक शो किया था, वो जानना चाहते हैं कि कैसे एक प्रेजेंट जनरेशन, एक प्रेजेंट पेरेंट की जो बिलीफ सिस्टम हम डेवलप कर चुके हैं पास्ट में, कैसे वो बिलीफ सिस्टम जिम्मेदार हो सकती है उनके बच्चों का बिलीफ सिस्टम बनने में या उनके बच्चों की बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने में, और कैसी बिलीफ सिस्टम एक पेरेंट, अगर वो बनने की ट्राई भी कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, अगर उनकी शादी नहीं भी हुई है, वो शादी तो बट ऑब्वियस फ्यूचर में करेंगे, तो क्या बिलीफ सिस्टम के साथ इस मैरिज में जाना चाहिए, क्या बिलीफ सिस्टम के साथ एक पेरेंटिंग लाइफ में जाना चाहिए, और किस तरह वो बिलीफ सिस्टम वो जो आने वाली जनरेशन है उसमें पास हो, तो क्या करना चाहिए इस बिलीफ सिस्टम डेवलप करने के लिए। राइट। सो देखिए, जहां तक बिलीफ सिस्टम की बात है, तो इट इज नॉट आई एम कनेक्टेड ओनली विद द पेरेंटिंग और रिलेशनशिप। क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका जो राइट ब्रेन है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि ये जो बॉडी है वो राइट रॉन्ग नहीं समझती। वो उस चीज को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर देगी आपके सामने, जो चीज आप सबसे ज्यादा जी रहे हैं, जिस चीज को सबसे ज्यादा बोल रहे हैं अपने इंटरनल वर्ल्ड में, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा फील कर रहे हैं। हो सकता है कि ये बातें हमें समझ में आए, हो सकता है बातें हमें समझ में ना आए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज सालों से यूनिवर्सल लॉ है, सालों से ये फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेशन और ये एनर्जी, ये बॉडी इसी तरह से काम करती आई हुई है, और समहाउ उसकी वजह से कंफर्ट जोन लोगों का बनता जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारा कोई भी बिलीफ है, नेगेटिव या पॉजिटिव, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके, चाहे वो हेल्थ को लेके, चाहे वो पेरेंटिंग को लेके है सपोज, तो वो बना क्यों है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कोई बिलीफ है फॉर एग्जाम्पल कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, लेट्स से, राइट, लेकिन आप आपको अचीव करना है चीजों को, लेकिन आप अचीव नहीं कर पा रहे फॉर सम टू ड्यू रीजन, राइट। तो जब आप किसी चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, पेरेंटिंग और हेल्थ और किसी भी टॉपिक पे अगेन, तो ध्यान से समझिएगा, आपके इंटरवल में एक कॉमन डायलॉग रिपीटेड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या कि यार मैं ये तो कर रहा हूं लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है, राइट। मैं इसे ट्राई तो कर रहा हूं लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, राइट। मैंने हजारों चीजें ट्राई कर ली, जैसे मानिए किसी को कोई बीमारी होती है तो लोग बोलते हैं ना कि मैंने हजारों तरह की दवाइयां खा, लेकिन लोगों को बीमारी नहीं जा रही है, राइट। किसी को रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं हस्बैंड वाइफ में दूसरे लेवल पर, तो लोग भी कई बार बात करना स्टार्ट कर देते हैं, वो दोनों भी एक दूसरे के लिए बात करना स्टार्ट करते हैं, बोले सामने वाले इंसान को हजार तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ पा रहा है। ऑन द सेम वे पेरेंटिंग पे, राइट, ऑन द सेम वे बिजनेस जॉब ग्रोथ पे, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं फिर भी बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि अभी ध्यान से समझिएगा, एक बच्चा 5 साल का है या 7 साल का है। अब एक 7 साल का बच्चा इस तरह की बातों से और इस तरह के एनवायरमेंट में धीरे 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 बड़ा होना स्टार्ट हुआ, जिसने हमेशा लोगों के मुंह से, अपने खुद के ऊपर नहीं, लेकिन लोगों को मुंह से हमेशा अपने आसपास का जो एनवायरमेंट और सोसाइटी समाज जो बना है उस पर सबसे ज्यादा उसने इसी तरह के शब्द सुने हैं। क्या कि किसी को पेरेंट को लड़ते झगड़ते देख लिया, किसी और के पेरेंट को भी लड़ते झगड़ते देख लिया, क्योंकि जरूरी नहीं उसके पेरेंट लड़ते झगड़ते हो, अगर उसके पेरेंट अच्छे भी हैं, फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है ना जिसके पेरेंट बहुत अच्छे होते हैं उनका बच्चा अलग ही तोप निकलता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से एनर्जी डाउनलोड हो रही है, क्योंकि देखिए एनर्जी मूव होगी, वी कैन नॉट स्टॉप दैट एनर्जी। हम इतनी ताकत नहीं है एक आम इंसान में कि आप उस एनर्जी को स्टॉप कर पाए। एक बच्चा आपके बाजू वाले पड़ोसी में भी, या आपके किसी रिलेटिव के घर आप गए हैं, राइट, या कहीं पे भी आपने कोई एक्सवाइजेड नॉनसेंस देख ली, या सपोज टीवी पे मैं तो बोलता हूँ कुछ अलग एक्सवाइजेड चीज देख ली, 6-7 साल के बच्चे, अगर आप उसको क्लियर नहीं कर रहे, उसने देखी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वो हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हर चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो उसने देखी है वो चीज, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हम उस एनर्जी को कट करेंगे, वो हमारे लिए जरूरी। तो होता क्या है कि 7 साल का बच्चा इस तरह की चीजें मान लीजिए बाहर से कहीं और से देख रहा है, रिलेशनशिप को लेके उसने डायलॉग सुने, यार इसको बोला 1000 बार लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सेम चीज उसने कहीं डायलॉग सुन लिया, लाइक कि यार शादी के पहले तो सब कुछ सही रहता है लेकिन शादी के बाद में सब बिखरना स्टार्ट हो जाता है। ये बातें उस बच्चे के 7 साल के 8 साल के बच्चे में दिमाग में जा रही है, आपकी जानकारी के लिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 8 साल के बच्चे को क्या पता चलेगा, 10 साल के बच्चे को क्या पता चलेगा, राइट। पर क्योंकि उसको नहीं पता चल रहा है इसीलिए वो एज इट इज ले रहा है। अगर उसको पता चलता तो वो फिल्टर करता कि यार मैं बच्चा हूं, ये मेरे काम का नहीं, पर क्योंकि उस टाइम लॉजिक कम होता है, उस टाइम क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए वो चीज एज इट इज ले लेता है उसका ब्रेन और उसकी बॉडी। तो क्या हुआ वहां पर, एक छोटा सा बिलीफ बना, किस चीज को लेके, रिलेशनशिप को लेके। शादी से पहले सब तक ठीक रहता है लेकिन शादी के बाद प्रॉब्लम होना नॉर्मल है,
राइट, या हर हस्बैंड अपनी वाइफ से परेशान, वाइफ हस्बैंड से परेशान, जो कॉमन मिथ और डायलॉग हमने सालों से देखे हमारी सोसाइटी समाज में। अभी कॉमन मिथ की वजह से हजारों लाइफ बर्बाद हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन कोई भी एक बंदा नहीं है जो उस चीज को सीरियस नोट पे सोचे। तो क्या हुआ, ये बिलीफ एक बच्चे का बनना स्टार्ट हुआ, ध्यान से समझिएगा, एक रिलेशनशिप को लेकर। वैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, मान लीजिए उसने एक पेरेंटिंग को लेकर के किसी पेरेंट्स को झड़ते हुए हमसे झगड़ते हुए देख लिया, उनका छोटे बच्चे को लेकर के। वो बच्चा मोबाइल लेके बैठा था, वो पेरेंट ने सेम डायलॉग बोले जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि यार इसको अगर मोबाइल नहीं मिलेगा तो आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि अगर इनको मोबाइल नहीं मिलता इनका खाना कभी नहीं हजम होता। तो वहां पे क्या डेवलप हुआ, पेरेंटिंग को लेके एक बिलीफ इस तरह का कि आज की जनरेशन कुछ अलग है। वैसे ही मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बिजनेस और जॉब को लेके हो गया कि किसी कोई बिजनेसमैन है, उसको बेचारे को लॉस हो गया, या कहीं पे उसने कोई देख लिया बच्चे ने, जरूर नहीं वो बच्चा 7 साल का है, वो बच्चा 10 साल का भी हो सकता है, वो 12 साल का भी हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए, अगर आप 21 साल के भी हैं तो भी वो इंफॉर्मेशन वैसे ही जाएगी जैसे कि 7 साल के बच्चे में जा रही है। क्यों? क्योंकि आप जब ये बोलते हैं ना कि मेरे काम का नहीं है, तो क्या होता है, इनडायरेक्टली आप अपने लॉजिक को साइड आउट कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ज्यादातर जो यंगस्टर यहाँ पे गलती करते हैं हमेशा, जब आप ये समझते हैं ना कि ये चीज मेरे काम की नहीं है, तो क्या हो जाता है उस वक्त पे, उस मोमेंट पे होता है क्या, उस वक्त पे मोमेंट पे होता ये है कि जब आप ये बोलते हैं कि मेरे काम का नहीं है, दैट मीन्स वहां पे लॉजिक 0.1% यूज होगा ही नहीं। और क्योंकि लॉजिक यूज नहीं होगा, वो शब्द तो आपके कान में पड़ने वाले हैं, वो चीज तो आप देख रहे हैं, और वो चीज एज इट इज प्रोग्राम हो जाती है। आप समझ, उसी बच्चे की तरह। और आप ये समझ रहे कि मेरे काम का नहीं है, मैंने नहीं लिया है, लेकिन साहब वो बिलीफ बन चुका अंदर, वो दिखेगा नहीं, वो भी नहीं दिखेगा। वो कब दिखेगा, जब आप खुद परफॉर्म करेंगे वैसे। एंड यू बी सरप्राइज कि मैं ऐसा था ही नहीं कभी। मैं एक अच्छा फादर बनना चाहता था, मैं एक अच्छी मदर बनना चाहती थी, मैं एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छी वाइफ बनना चाहती थी, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता था, मैं ऐसा था ही नहीं। तो ये सब चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है, ये सब मेरे पास कैसे से आया, वो इसी तरह आया हुआ आपके अंदर। एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट नेक्स्ट जनरेशन। आप समझ रहे हैं? तो हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि अगर हम चाहते हैं कि हम हर तरीके से हेल्दी रहे से इन टर्म्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकली, तो किस तरह की चीजें जो है मैं मेरे मेंटल हेल्थ को दूंगा और मैं मेरे मेंटल माइंडसेट को दूंगा, राइट, रिसोर्सफुल की या अनरिसोर्सफुल की। अगर मान लीजिए इस तरह की चीज, जैसे मैंने बताया कि आप हर चीज को रोक नहीं पाएंगे, हम नहीं रोक सकते हैं कि बच्चा कहीं बैठा हुआ है, कोई टीवी चल रहा है, कोई नॉनसेंस चल रहा है, हम नहीं रोक सकते हैं कि बच्चा उस चीज को ना देखे या उसको हर बार हर छोटी छोटी बात में बच्चों को टोके, या अपने आप को भी रोके। बच्चों की बात भूल जाइए, आपको भी अपने आप को भी ट्रेन करना है, तो यहाँ पे सिर्फ बच्चों की बात नहीं हो रही है। आप रिस्पॉन्सिबल है आने वाली जनरेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है, जो भी आपकी एज हो, आपकी 10 साल है, 12 साल है, 15 साल है, 25 साल है, या 30-40 साल है, ठीक है। सो आप रिस्पॉन्सिबल है आने वाली जनरेशन को डेवलप करने के लिए। तो अगर मान लीजिए आप भी अपने आप को नहीं रोक, आप कट कर सकते हो उस एनर्जी को, पर ये जरूरी है अगेन आपके अंदर भी वो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस होना जरूरी है उस मोमेंट पे। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई घटना बन रही है ना, तो लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लोग बच्चों को साइड आउट कट करने के बदले बदले खुद उस घटना का पार्ट हो जाते हैं। आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कट लगा दे उस एनर्जी को, बच्चों तक वो ना पहुंचे किसी तरह। आप वहां से उनको मूव करा सकते हैं, किसी और तरह के उनका फोकस डाइवर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। घर पे अगर मान लीजिए वहां पे किसी वजह से रहना भी पड़ा, तो अगर बाहर जब घर पे आते तो आप अगर वो सवाल पूछे ना पूछे, आप उसको क्लेरिफिकेशन दे देते हैं कि बेटा जो वहां पे आपने देखा था ना, वो जस्ट खाली ऐसे ही नौटंकी थी, मजाक चल रहा था अंकल आंटी के बीच में। तो क्या होगा, आपने उस एनर्जी को चेंज कर दिया। ध्यान से समझिए, क्योंकि अगेन आपकी बात को वो वैसे ही लेगा जैसे उसने उस चीज को रियलिटी माना था। क्योंकि और अगेन आप तो इमोशन, आपका इमोशनल एनर्जी कनेक्ट होगी, आप मदर है, फादर है, तो आपकी बात तो ऑलरेडी जल्दी रजिस्टर्ड होगी अगेन कंपेयर टू दैट इवेंट। तो क्या होगा, वहां पे उसने झगड़ा देखा कि एक हस्बैंड वाइफ परेशान है, जो शादी करने के बाद प्रॉब्लम खड़े होते हैं, पेरेंट बनने के बाद प्रॉब्लम खड़े होते हैं, आपने घर आकर के उसको फिल्टर कर दिया किसी वजह से, या चेंज कर दिया उस एनर्जी की रास्ता चेंज कर दिया एक तरीके से, सिंपल तरीके से कि बेटा आपने वहां पे जो देखा था ना, वो अंकल आंटी खाली मजाक कर रहे थे। तो अगर हम जिसको ज्यादा प्यार करते हैं उनके साथ इस तरह का मजाक हमें प्यार प्यार कभी कर लेना चाहिए। तो क्या हुआ, उसके बिलीफ सिस्टम में डेवलप हुआ कि हाँ प्यार करना जरूरी है रिलेशनशिप में एज अ पेरेंट। तो ये बिलीफ बना उसका एज अ पेरेंट, और जिस तरह का आपका बिलीफ होगा उसी तरह के आपके बिहेवियर होंगे, उसी तरह के आपके विचार होंगे, उसी तरह के आपके एक्शन होंगे।
and you will get the same result. So this is how this belief system work. बिलीफ इस तरह से बनते, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं बिलीफ को डेवलप करने में, और 95% से ज्यादा लोग जो हैं, क्योंकि ये मान लेते हैं कि यार ये मेरे लिए जरूरी नहीं है या मेरे काम की नहीं है, वो उसको साइड आउट कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो उसको साइड आउट नहीं कर रहे हैं, वो उसको रजिस्टर कर रहे हैं। जब उसको आप साइड आउट करते हैं तो आपका लॉजिक साइड में हो रहा है, सिर्फ आप साइड में नहीं हो रहे हैं, आप तो है वहां पे। आप समझ रहे हैं? सिर्फ आपका लॉजिक यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड साइड हो रहा है, क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं लगा रहे हैं। पर राइट ब्रेन तो सुन ही रहा है, सबकॉन्शियस तो उसको सुन ही रहा है, अनकॉन्शियस तो उसको सुन ही रहा है, और वो राइट रॉन्ग नहीं समझता। एंड इट्स बिकम योर बिहेवियर। इसीलिए हम लोग देखते हैं ना कि कई बार संत जैसे इंसानों के घर में अलग अलग तरह के लड़के जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, और वो अच्छी अच्छी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और हम कई बार बातें करते हैं कि उसके फादर मदर संत जैसे थे, ये पर्सन की फैमिली में कभी भी ऐसा कुछ देखा नहीं है, लेकिन उसका लड़का देखिए कैसा पैदा हुआ, ये कहां से हुआ? क्योंकि अगेन उसने अलग अलग जगह से एनर्जी रिसीव करना स्टार्ट हुआ, क्योंकि एनर्जी हमेशा मूव होती है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी हो, आप चाहे कितनी भी समझ रख रहे हो किसी भी चीजों के बारे में, आप एनर्जी को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, आप एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको सिखाया थोड़ी देर के लिए, अपने बच्चों में कैसे डाइवर्ट करनी है एनर्जी, ताकि एक नया बिलीफ उनके माइंड में बने। तो एज अ पेरेंट या एज अ रिलेशन के अंदर भी, अगर हम हस्बैंड वाइफ के लेवल पे बात करें, हमारा बिलीफ और हमारी चीजें वही होनी चाहिए जो हमें चाहिए। जैसे मैं रिलेशनशिप के ऊपर एक छोटी सी 2 लाइन में खत्म कर देता हूँ बात, राइट? मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, वो हस्बैंड वाइफ का किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, सपोज छोटी बात थी, और 99% छोटी ही बातें होती है। मान लीजिए एक छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत। प्रॉब्लम क्या होता है, मान लीजिए वो झगड़ा होने के बाद में 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बीत गया। अभी 4 घंटे बाद जब वो एक दूसरे के सामने आएंगे ना, तो 4 घंटे बाद में भी वो दोनों उसी 4 घंटे पहले इवेंट में पड़े हुए हैं, मेंटली, फिजिकली खाली वो आगे आ गए 4 घंटा। दिमाग तो उनका वही 4 घंटे पे अभी लगा हुआ है, उसने मुझे ऐसा बोला ही क्यों, या उसने मेरी बात मानी ही क्यों नहीं, राइट? दोनों में से एक भी पर्सन अगर ये रियलाइज कर लेता है, राइट, कि भैया इस घटना को हुए 4 घंटे हो गए, अभी मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, अभी मैं प्रेजेंट में जीऊंगा तो खाना मिलेगा, राइट? अगर वो प्रेजेंट में आकर के उस एनर्जी को डाइवर्ट कर देता, दोनों में से एक भी पर्सन, देन that it is a change, that energy will be changed, that belief will be changed। क्यों? क्योंकि उस वक्त उस घर में अगर कोई बच्चा भी होगा ना, तो वो बच्चे का क्या बिलीफ बनेगा? वो बच्चा भी तो इसी बिलीफ से डेवलप होगा कि अगर छोटा बड़ा झगड़ा कभी हो भी गया मान लीजिए किसी वजह से, तो जैसे पापा ने परफॉर्म किया मुझे वैसे परफॉर्म करना है, जैसे मम्मी ने परफॉर्म किया मुझे वैसे परफॉर्म करना है, कि वो घटना 4 घंटे पहले हो गई। व्हाट इज नाउ? आपके पास 2 चॉइस, या तो उस 4 घंटे पहले इवेंट में पड़े रहे, उस आप 4 घंटे के लिए नहीं पड़े रहेंगे, आपकी जानकारी के लिए, वो आपको करीबन 10 दिन तक हैरान करेगा, ठीक है? और आपको ये लगेगा कि आप अपने ईगो को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, आप अपने इंटेलिजेंस को सेटिस्फाइड करके एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे से बड़े होने की बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे से बड़े दिखाने की बात कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पे कोई बिजनेस डील नहीं कर रहे हैं, समझिए। तो हम एक दूसरे से बड़े कभी नहीं बन सकते। तो क्या होता है, अगर हम हमारे ईगो को सेटिस्फाई कर देते हैं, चीजों को सेटिस्फाई कर देते हैं रिलेशनशिप में, तो जो बच्चे हैं, आने वाले जो जनरेशन, उसको हम क्या बिलीव दे रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के? चीज आ रही है बेटा, वहीं पे काट, जहां सड़ा हुआ वहीं पे कट कर दे, ठीक है? अगर तेरा ईगो नीचे धराशाय हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो गिर भी जाता है, क्या फर्क पड़ने वाला? कौन देख रहा है? घर में देख रहे हैं सब, कोई तीसरा तो देख नहीं रहा है, ठीक है? तो अगर वहां पे कट हो गया तो सबसे बड़ा फायदा होगा, आप आने वाली जनरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, खास करके रिलेशनशिप में। जैसे एक गलत मैसेज वायरल हुआ है सालों से कि हर हस्बैंड अपनी वाइफ से परेशान है, वाइफ अपने हस्बैंड से परेशान है। हमारे लिए जॉक्स है, हमारे लिए मजाक है, लेकिन इस मजाक ने लाखों करोड़ों फैमिली जो है ऑलरेडी तबाह कर चुका है। क्यों? क्योंकि ये जॉक्स जो है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस जो उसको राइट रॉन्ग नहीं समझता, उसने इसको रियलिटी मान दिया, और ये बॉडी वैसे ही परफॉर्म कर रही है, ये ब्रेन वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, विचार वैसे ही आ रहे हैं, और लोग जनरलाइज कर देते हैं कि मेरी सहेलियां सच बोलती थी, मेरे मदर फादर सच बोल रहे थे, मेरे पापा सच बोल रहे थे, मेरी मम्मी सच बोल रही थी कि शादी के बाद में तू ध्यान रखना, नहीं तो इस तरह के झगड़े होंगे, इस तरह की चीजें। बिकॉज लोगों को जो नहीं चाहिए वही लोग प्रोग्राम किए जा रहे हैं, और जब वो गिर जाते हैं प्रॉब्लम से, तब वो सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ। तो ये आपको चॉइस करना है कि वो 4 घंटे के इवेंट को आपको 40 घंटे तक लंबा करना है, या उस 4 घंटे के इवेंट को आपको 4 मिनट में ही खत्म कर देना, खत्म। क्या आपको चॉइस करना है, क्योंकि वो सिर्फ 4 मिनट में खत्म नहीं होगा। तो 4 मिनट में खत्म होने के बाद आपको जो मिलने वाला है, या आप आने वाली जनरेशन को जो बिलीफ पास कर रहे हैं ना,
वो लाखों करोड़ों रुपए से भी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जब एक बंदा इस तरह से सोचेगा, एज अ पेरेंट, एज अ रिलेशनशिप में इस तरह का आपने बिलीफ बनाया, उसको बिजनेस के लिए आपने एक अच्छा ऐसा बिलीफ बना दिया, हेल्थ को लेकर अच्छा ऐसा बिलीफ बना दिया, एजुकेशन को लेकर इसने एक अच्छा बिलीफ आपने बना दिया। एजुकेशन को लेकर लोगों के क्या बिलीफ बने हुए, देखिए ध्यान से, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन बिजनेस बन चुका है, फलाना ढिकना ये हो चुका है, बच्चे एजुकेशन में अच्छा नहीं कर पा रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, आपको चाहिए क्या? तो गलत मैसेज आ रहा है एजुकेशन के पीछे, और दैट इज द रीजन कि बच्चों का एजुकेशन के प्रति जो लगाव है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि हम डिटैच कर रहे हैं ना चीजों को कि एजुकेशन गलत चीज है। इनडायरेक्टली हम ये मैसेज पास ऑन कर रहे हैं कि एजुकेशन बहुत बड़ा बिजनेस है, हम ये बोल रहे हैं। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हमारा बच्चा अच्छे एजुकेशन के साथ आगे बढ़े, सिंपल, रियल एजुकेशन के साथ। और ये जो बातें हो रही है ना, प्रॉब्लम यही है, आज जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और बिलीव और इन चीजों की, और इस तरह से अलग अलग बिलीव जनरेट होना स्टार्ट होता है। अगेन जो सवाल था, तो इसी तरह से अलग अलग बिलीव बनना स्टार्ट होता है, राइट। अब प्रॉब्लम ये है, थियरिकल नॉलेज बहुत अवेलेबल है, ऑक्सफोर्ड तक आप पढ़ चले जाइए, आपको अच्छी अच्छी डिग्री, अच्छे अच्छे कागज मिल जाएंगे, लेकिन जब आप लाइफ में फर्स्ट टाइम जब आप पाँव रखेंगे एट द एज ऑफ 20 ईयर, 23 और 25 4 ईयर्स के बाद में, जब आप दुनिया में पाँव रखेंगे, सही में रियलिटी में एक आपका नया जन्म होगा, वो दुनिया पूरी अलग होगी आपके एजुकेशनल टेक्स्ट बुक के सिवा, और वो लर्निंग आपको लाइफ में कहीं नहीं मिलने वाला। एंड दिस इज हाउ लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और वो लर्निंग यही इसी तरह के स्टेज पे और इसी तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिल सकता है, माइंड कोड में जो आपको दिया जा रहा है। सो दिस इज हाउ दिस बिलीफ सिस्टम वर्क। तो वो हमें डिसाइड करना है कि आने वाली जनरेशन को हमें किस तरह के बिलीफ देने हैं, राइट। इट्स अप टू यू गाइस, फाइन दैट। सो दिस इज हैंड ओवर टू यू, इज देयर एनीथिंग फ्रॉम योर? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। नाउ दो सवाल शायद हैं यहाँ पे हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रीत अकबरी जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। जो डिस्कशन यहाँ पे हो रही है सर जी, जो भी आपने इंसाइट दी लास्ट क्वेश्चन में, उसी के रिलेटेड हेतल करगथरा जी का एक सवाल है, या अगर वो कहना चाहे तो एक ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं यहाँ पे, जो जनरलाइज्ड है। अगेन ये चीज हर एक घर में शायद आउट ऑफ 100 70 to 80% घरों में शायद लेडीज जो हैं या जो मदर्स हैं वो ये फील कर रही होंगी। सर एक लेडी, एक विमेन, एक मदर की लाइफ में घर में इतने स्ट्रेस होते हैं कि कभी कभी जाने अनजाने वो अपने बच्चों पे जो ना करना होता है वो कर जाते हैं, या गुस्सा हो जाते हैं, या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मगर फिर उन्हें रियलाइज होता है, तब पछतावा भी होता है। तो ये ऑलमोस्ट इट इज अ जनरलाइज्ड बिहेवियर अगर हम देखने जाएं तो क्या रीजन है? अगर मैं यहाँ पे एक सवाल अगर आपसे पूछना चाहूँ कि एक मदर को कैसे ये चीज सॉल्व करनी चाहिए, कि क्या वो कर सकती है जिससे जो अनवांटेड स्ट्रेस जो घर में लगातार वो फील कर रही हैं वो अपने बच्चों के ऊपर कॉन्शियसली पास ऑन ना हो, जो आफ्टरवर्ड्स वो पछतावा तो हो ही रहा है, मगर हम कोशिश करें कि वो पछतावे की नौबत ही ना आए यहाँ पे। देखिए, ये जो सवाल है मुझसे, उसका इनडायरेक्टली तो आंसर मैं थोड़ी देर पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई भी, पहली बात तो ये, हमें फ्रस्ट्रेशन हो क्यों रहा है एज अ पेरेंट, हमें गुस्सा आ क्यों रहा है बच्चों के ऊपर, राइट। देखिए मैं आपको बता दूं सरप्राइजिंगली, आप इन बातों से कनेक्ट हो या ना हो, आई डोंट नो, लेकिन 80% चीजों में, जब आप 80% घटनाओं में, आई से 80% घटनाओं में जब बच्चों पे गुस्सा करते हैं ना, तो उसके पीछे का रीजन बच्चे की गलती होता ही नहीं है। उससे उसके पीछे के रीजन होते हैं आपके माइंड में भरा हुआ कोई ना कोई अनवांटेड फ्रस्ट्रेशन। वो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आपके हस्बैंड से या वाइफ से सुबह झगड़ा हो गया था उसके बारे में था, वो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आपके बिजनेस और जॉब के लॉस के लिए था, हो सकता है वो आपके हेल्थ के प्रॉब्लम्स के रिलेटेड है, हो सकता है वो आपकी लाइफ के दूसरे किसी एरिया को लेकर है। तो 80% केसेस में जब पेरेंट्स जो है वो अनजाने में से जब बच्चों पे चिल्लाते हैं, बच्चों में चीजें, क्योंकि वो अनकॉन्शियस बिहेवियर है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस बिहेवियर है, इसीलिए आप अवेयर नहीं होंगे, राइट। आप उसको शायद समझ ना पाए कि कैसे हम 80% इस तरह के बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, वो शायद आप समझ ना पाए में भी, पर क्योंकि वो अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, जैसे मैंने बताया। तो क्या होता है कि जब आप किसी भी तरह के अनवांटेड इस तरह के बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं, आपके पास अगेन दो चॉइस है। जब मान लीजिए आप किसी बच्चों को भी अनवांटेड चीजों को लेकर, आपने देखा कि बच्चे अनवांटेड लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, उस एनर्जी को वहीं कट लगा दीजिए। वो जो भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, डाइवर्ट द माइंड। आप सिंपल सवाल कीजिए, क्या होता है, आपका इनपुट सेम रह रहा है इसीलिए आउटपुट सेम हो रहा है। ध्यान से देखिए, बच्चे ने एक बार गलती की, आपने सेम शब्द बोले, सेम परफॉर्मेंस दिया, सेम टोनालिटी यूज की, और सेम अगर बॉडी एक्शन लिया आपने सपोज किसी वजह से,
तो आपकी बॉडी ने भी सेम तरह से एक्शन लिया, सेम शब्द आए, सेम एक्शन लिया, सेम बिहेवियर आया, आपकी बॉडी ने सेम बिहेवियर किया। वो आपने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 5 बार किया, तो बच्चे के माइंड में भी प्रोग्राम हो चुका है कि अभी मैं ये करूंगा तो मम्मी इस तरह से रिएक्ट करेगी थोड़ा बहुत, वो प्रोग्राम हो चुका है। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो जब आप कुछ बोले बिना अगर सिर्फ आप हाथ यूं उठाएंगे भी सपोज, तो भी वहां पे आपको उसका बिहेवियर में चेंज दिखेगा। और हम ये समझ लेते हैं कई बार कि बच्चों को बार बार उनकी बातें मान लेना तो उनकी जिद बढ़ जाती है। कई बार बोलते हैं लोग बच्चा जिद्दी हो चुका है। मैं आपको बता दूं, आप एक भी बच्चे को सिर्फ इतना पूछ लेगा बेटे बेटा डेफिनेशन क्या है जिद की, वो नहीं बता पाएगा आपको, दैट फॉर श्योर, राइट। तो ये हमारी बनाए हुए शब्द हुए हैं, हम थोप रहे हैं एक्चुअली बच्चों के ऊपर, वो अलग बात है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप जब इन तरह के प्रोग्राम में इस तरह की चीजों को बार बार मारते हैं बच्चों के ऊपर, इस तरह के शब्दों को जो हमें नहीं चाहिए अगेन, राइट, तो वो प्रोग्राम हो जाता है। तो क्या करना है, इनपुट चेंज कीजिए, आउटपुट अपने आप चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि वो मोबाइल लेके बैठा है, मान लीजिए वो आपकी बात नहीं मान रहा है, ठीक है, तो उसके माइंड में सेम धुन सेम डायलॉग चल रहे होंगे। देखिए मैंने मोबाइल पकड़ा है, अभी थोड़ी देर में मम्मी आकर के मुझे सेम डायलॉग बोलेगी या सेम शब्द बोलेगी या सेम तरह से चिल्लाएगी, वो भी जानता है। आप उसके पास गए, पानी का ग्लास लेके, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा क्रिएटिव है लेकिन ये इफेक्ट 100% करेगा उस वक्त उसके माइंड पे, राइट, और उसका बिहेवियर चेंज कर सकता है कई बार। आप पानी का ग्लास या दूध का ग्लास लेके गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आपने बोला कि बेटा मोबाइल तो खेल रहे हो, एक काम करो ये थोड़ा पानी पी लीजिए, ठीक है, और मोबाइल को थोड़ी देर साइड में, पानी पीने के बाद में आप मोबाइल खेलिए भले, या दूध पीने के बाद मोबाइल खेलिए। क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड, उसको एक सरप्राइज मिला। सबसे पहले तो कि मैं मोबाइल खेल रहा हूं उतने टाइम से पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी ने चिल्ला करके नहीं, अलग तरीके से मेरे से बात की। और जैसे वो मान लीजिए आपकी बात मान लेता है, पहली बात मान लेता है, पानी पी लेता है या दूध पी लेता है, राइट, और पानी और दूध लेकर के जब आप वापस जा रहे हो तब थोड़ा घूम करके वापस बोल दीजिए, बेटा एक काम करो 10 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख दो, थोड़ी देर के लिए हम लोग होमवर्क कर लेते हैं, फिर भले आप मोबाइल ले लेना, एंड आई विल गिव यू द गारंटी उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनपुट चेंज हुआ। अगर इनपुट सेम होगा आउटपुट सेम होगा, इट इज एज सिंपल एज दैट। हमने कभी नए तरीके से बच्चों को टेकल करना स्टार्ट नहीं किया, हमने कोई नए तरीके अपनाए नहीं है, हमने कोई नया बिहेवियर परफॉर्म नहीं किया है, हमने कोई नई थॉट प्रोसेस को अप्लाई नहीं किया है कभी, एंड दैट वाज द रीजन वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। जब वो हाइपर हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जो गुस्सा हो रहा है वो सही में उसकी गलती से हो रहा है या किसी और का फ्रस्ट्रेशन वहां निकाला जा रहा है। तो अगर किसी और का फ्रस्ट्रेशन निकाला जा रहा है उसको वहीं पे कट कर दीजिए पहले तो, ताकि वो सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, वो एक बहुत नेगेटिव एनर्जी होगी जो वहां पे पास ऑन हो जाएगी, उसके बिलीफ सिस्टम में बैठ जाएगी, और वो खुद भी बड़ा होकर के साथ इसी तरह परफॉर्म करेगा अपनी हस्बैंड या वाइफ के साथ। क्योंकि ये सभी अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है जिसके बारे में कहीं नहीं कोई नॉलेज या किसी चीजों पे बात की जा रही है, ना ही कोई सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। आज हम जो देख रहे हैं रिजल्ट, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण भी कुछ इसी तरह की चीजें हैं। तो आप इस तरह की चीजें ट्राई कर सकते हैं मैम, चेंज योर इनपुट, जो सेम तरह की कर रहे हैं अलग तरह से आप हैंडल करना ट्राई कर सकते हैं। जस्ट हैंड ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच सर। नाउ अगर दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हैं इस टॉपिक के रिलेटेड या और कोई टॉपिक के रिलेटेड, आप हमें भेज सकते हैं। मीनवाइल शाहिद जी का एक सवाल है जो उन्होंने कुछ देर पहले हमें भेजा था लाइव। उनका सवाल है कि सर वो सुबह उठने की शायद कोशिश कर रहे हैं डेली अराउंड 4:30 बजे की, और उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो कर पा रहे हैं, वो उठ भी जाते हैं, मगर होता क्या है कि 1 महीना कंटिन्यूसली उठे, फिर कुछ रीजन की वजह से एक बार टूट गया तो अनरेगुलर हो जाते हैं। फिर एक कंटिन्यूस बेसिस पे जो लाइफस्टाइल बननी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं बन पा रही है, एक हैबिट नहीं बन पा रही है फॉर अ लॉन्ग टर्म। जो अगेन दिस इज ऑल्सो अ जनरलाइज क्वेश्चन। ये सिर्फ एक उठने की आदत के रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये इट इज नॉट लिमिटेड, एक चीज के ऊपर लिमिटेड नहीं, हम हर एक चीज के साथ यही होता है हमारे साथ। अगर माइंड को टॉक शो के व्यूअर्स के साथ भी हम देखें तो शायद वही चीज हो रही है। एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, हम लगातार ये चीज बोल रहे हैं कि दोस्तों ये कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पे हम रियल लाइफ की रियलिटी डिस्कस कर रहे हैं जिससे छोटे बड़े आपको लाइफ में सॉल्यूशंस, बड़े सिंपल सॉल्यूशंस दे पाए हम, और एक बेहतर लाइफस्टाइल क्रिएट कर पाए। अगर जो हो रहा है यही हो रहा है कि हम इन चीजों के साथ, हमें पता तो है कि चीजें सही है, हमें पता है ये मेरे बेहतरी के लिए है, हमें पता है कि ये मुझे करना ही होगा, मगर फिर भी कहीं ना कहीं हम इसे एक लाइफस्टाइल नहीं बना पा रहे।
तो सर क्या रीजन है रिलेटेड टू एवरीथिंग, अगेन नॉट जस्ट लिमिटेड टू शाहिद भाई इस क्वेश्चन के उठने के लिए, मगर हर एक चीज के लिए मैं चाहूंगा कि कैसे एक लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल बनाई जाए। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूं, डू नॉट टेक अदरवाइज गाइस। जो भी आपका नॉलेज हो, जो भी आपकी लर्निंग हो, किसी गुरु को हम मानते हैं, किसी रिलीजन्स को हम फॉलो करते हैं, अगेन यहाँ पर किसी के फेवर में या किसी के भी खिलाफ बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक ट्रू रियलिटी की बात हो रही है। अगेन उसको आप कैसे लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, बिकॉज मैं एक चीज को बहुत स्ट्रांग मानता हूँ और वो रियलिटी भी है कि आप सामने वाले को कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते, ना ही समझा सकते हैं, राइट। आप सामने वाले को सिर्फ बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को बोलेंगे कुछ भी, वो समझेगा तो वही जो वो समझना चाहता है, एंड ऑफ द डे, अपने इंटेलिजेंस को यूज करके, ठीक है। 90% केसेस में लोग जनरलाइज कर लेंगे आपकी बातों को, चाहे वो एक छोटे से घर की घटना हो, चाहे वो बड़े इवेंट की बात हो या इस तरह की इवेंटों की बात हो। होता क्या है 90% केसेस में लोग जो क्यों गलती कर देते हैं और क्यों लॉन्ग टर्म बेनिफिट लोग नहीं उठा पाते हैं किसी चीजों में, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है, लोगों का जो इंटरनल वर्ल्ड का जो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, इंटेलिजेंस आई एम टू से, वो कई बार उनको एक्शन लेने से रोक देती है। जब उनको एक अच्छे तरह से लर्निंग और अच्छे तरह का चेंज मिलने वाला हो, तब क्या होता है, मान लीजिए कि आपने इस तरह का कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया माइंड कोड का, जो माइंड कोड में हो रहा है, हम देख रहे हैं काफी टाइम से, इनफैक्ट, राइट, कि लोग जब आते हैं तो कई बार अपना जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस है या प्रेजेंट नॉलेज होता है अकॉर्डिंग टू द पास्ट नॉलेज, अगेन क्योंकि आप बात तो प्रेजेंट में कर रहे हैं लेकिन बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड पास्ट नॉलेज। तो आपका जो पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस रहा हो, पास्ट की जिस तरह की आपने इस तरह की घटनाओं को सुना हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया, कोई अच्छी बुक आपने पढ़ ली हो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, या किसी अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपने अटेंड कर लिया हो, क्या हो जाता है, हम लोग सीमित कर देते हैं अपने ज्ञान को, फुल स्टॉप लगा देते हैं। और उसकी वजह से जब आप किसी भी चीज में जाए ना, तो आप जनरलाइज कर देंगे बिना समझे कि ये बात कुछ अलग है या ये सेम चीज है, राइट। और हम हमेशा बोलते हैं कि माइंड कोड के हर एक शो में एक नई बात होती है, बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो शायद ही आपने कभी सुना होगा कि व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द वाइब्रेशन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड हाउ इट वर्क्स, और कैसे वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट लेने के लिए, राइट। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को देखना स्टार्ट लोग करते हैं, तो वो देखने की शुरुआत करते हैं अपने खुद के पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरा मतलब है, जरूरी नहीं कि वो पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका इसी शो में हुआ हो, वो किसी और का पास्ट एक्सपीरियंस भी आप कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आप बातों को जनरलाइज कर देंगे, चाहे वो किसी रिलीजन संस्था थ्रू बोली गई हो, चाहे वो कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग थ्रू बोली गई, किसी भी लेवल पर बोली गई हो। तो बातों को जनरलाइज करके हमें कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अगेन बातों को राइट रॉन्ग करके हमें कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, राइट। बातों को क्वेश्चनिंग करके हमें सॉल्यूशन मिलेंगे और बातों को अप्लाई करके हमें सॉल्यूशन मिलेंगे। हमें दोनों बातें समझनी पड़ेगी ना। अपने आप को पूछिए एक बात सिंपल, आपने हो सकता है अभी तक हजारों लाखों सवाल से सेमिनार्स अटेंड किए हों, हजारों लाखों फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम्स अटेंड किए हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप एक का एक सवाल 10 जगह पूछ रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि आप कभी सवाल उठाते ही नहीं किसी भी मोटिवेशन इस तरह किसी भी प्रोग्राम में। क्योंकि जब आप सवाल नहीं उठा रहे तो इनडायरेक्टली आपका अनकॉन्शियस चेंज नहीं हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप सवाल नहीं उठा रहे, दैट मीन सबकॉन्शियस उसको सही मान करके रजिस्टर कर लेता है, हाँ ये तो फलाने की तरह बात हो रही है, ढेकने की तरह बात हो रही है, ये रॉबिन शर्मा की बुक की तरह बात हो रही है, ये एक्सवाइजेड चीजों की तरह बात हो रही है, ये एक्स्ट्रा पर्सन की तरह बात हो रही है। उससे आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं आपको बता दूं, मोटिवेशन और इस तरह की बातें सिर्फ आपको 2 घंटे 3 घंटे का एनवायरमेंट बता के दे सकती है, आपकी लाइफ को रियलिटी चेंज नहीं दिया जाता। यहां पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है रूट कोज की, कि कैसे रूट कोज से आप चीजों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं अपने फेवर में हमेशा के लिए आने वाली जनरेशन को लेकर। तो अपने बिलीफ को और अपने लर्निंग को सीमित मत रखें, क्योंकि जब आप जनरलाइज कर देते हैं, राइट, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द इमरजेंसी, राइट। कि जब आप जनरलाइज कर देते, मान लीजिए कि आपको छोटी सी घटना थी, छोटी के किसी और ने सवाल किया था और वो सवाल आपके मतलब का नहीं था, आपने नहीं सुना, उस सवाल में आपको एक सॉल्यूशन दे दिया गया लेट से, लेकिन आपने अपने मतलब का नहीं समझा था तो आपको आंसर मिला नहीं, तो आपने आंसर ध्यान नहीं दिया तो रजिस्टर हुआ नहीं किसी वजह से, सपोज लेट से। तो क्या हुआ कि जब आपकी लाइफ में सेम इवेंट हुआ, सेम प्रॉब्लम हुआ, आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन सॉल्यूशन तो आपको मिला था एक वक्त जिंदगी में, आप तैयार नहीं थे रिसीव करने के लिए, आप अपने इंटेलिजेंस में पड़े थे, आप अपने अनवांटेड नॉनसेंस या अनवांटेड थॉट प्रोसेस में पड़े थे, राइट। तो प्लीज फुल स्टॉप मत लगाइए अपने नॉलेज को, सबसे पहले तो जनरलाइज मत कीजिए। सेकंड थिंग, किसी भी चीज को, मैं तो बोलता हूं किसी भी चीज को जनरलाइज मत कीजिए। हर चीज को जब जीरो से शुरू करेंगे, स्टार्ट करना सीखना, देन यू विल गेट द रिजल्ट ऑलवेज।
राइट। अभी जो जिनका जो सवाल था मॉर्निंग में उठने वाला, राइट, तो अगर आप उस सवाल के भी ऊपर बात करते हैं सर, जिनका भी ये सवाल है कि मॉर्निंग में आप उठना चाहते उठ नहीं पाते, या 4 बजे आपने 1 दिन 3 दिन 4 बार 5 बार उठने की कोशिश की, तो अगेन मैं वही बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिए। आपकी बॉडी को सबसे पहले ज्यादा क्या मैसेज आपको पास ऑन करना चाहिए कि मुझे 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, सपोज लेट से, तो आप 3:30 बजे उठ जाएंगे या 3 बजे उठ जाएंगे, और आप रेडी होकर के 4 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच भी जाएंगे राइट टाइम पर। क्यों? क्योंकि वो इमरजेंसी हुई। ध्यान से देखिए, रूटीन लाइफ में ऐसी कोई इमरजेंसी अपने लाइफ में दी नहीं है बॉडी को। तो क्या किया आपने? आपने एक बार कहीं न किसी तरह अलार्म बजा करके 4 बजे आप उठ गए, 2 बार उठ गए, 3 बार उठ गए, 4 बार उठ गए। अभी ध्यान से देखिए, आप 4-5 बार उठ तो गए, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में जो विचार चल रहे हैं, इस बॉडी में जो लेजीनेस चल रहा है सुबह उठने के बाद में, राइट, वो क्या चल रहा है? यार 4 बजे उठते तो है, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं फील होती, मजा नहीं आ रहा है उठने के बाद। उठने के बाद जो एनर्जी फील होनी चाहिए, जितना मजा आना चाहिए, उतना मजा नहीं आता है। यानी यू आर सीकिंग फॉर दिस थिंग। आप डिटैच हैं चीजों से, और अगर आप चीजों से डिटैच हैं तो वो चीज आपको कैसे मिल सकती है? आपको वही मिलेगा जो आप है, एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि आपने इस तरह की बातें की होगी अपने आप को अनजाने में। क्या सुबह उठ तो जाता हूँ 2-3 चीज, आज 4 बार उठा लेकिन मजा नहीं आई फिर उठने के बाद। जैसे मुझे मेडिटेशन करना था, जैसे मुझे फ्लो बनना था, जैसे मुझे विजुअलाइज करना था, जैसे मुझे मैनिफेस्ट करने के लिए चीजें कर... एक हरीनेस होती है, भागने की क्षमता होती है, भागम भाग हो रही है कहीं पे। इन शॉर्ट, आप भाग के कहीं नहीं पहुंचने वाले। मैं आपको बता दूं बात, आप भाग के लास्ट में पहुंचेंगे वही जहां पर खड़े हैं, ये गारंटेड बात है। आपको स्थिर होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले तो ये समझिए व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। आपको ये चाहिए, आप 4 बजे उठे, 4 बजे उठने के बाद में सरेंडर विद दैट यूनिवर्स, सरेंडर विद दैट एनर्जी, कंप्लीटली सरेंडर। जब सरेंडर की बात हो रही है तो कंप्लीटली सरेंडर की बात हो रही है। सर सरेंडर से मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि क्वेश्चन नहीं उठाना, क्योंकि मैं तो सामने से बोलता हूं कि हमेशा क्वेश्चन उठाने जरूरी है। क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तो प्रॉब्लम है, अगर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे ना तो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन उठाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर हम क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, हम ज्ञानी बन जाते हैं लोग अपने अपने नॉलेज को लेकर के। एंड दैट वाज द रीजन कि वो इमरजेंसी की वेट करते हैं, और जब इमरजेंसी आ जाती है तब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने सालों से योगा कर रहे हैं, इतने सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, इतने सालों से हजारों प्रोग्राम अटेंड किए हैं, लेकिन फिर भी कोविड के टाइम पे उनको स्ट्रेस क्यों हो रहा है, वो नहीं समझ पा रहे लोग। कोविड के टाइम पे उनको एंग्जाइटी फियर क्यों हो रहा है? हजारों लाखों करोड़ों किताबों का ज्ञान है, हजारों लाखों करोड़ तरह के मेडिटेशन योगा फलाना जितना उन्होंने अप्लाई किया। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग गाइस, तो डू नॉट टेक अदरवाइज, प्लीज गलत तरीके से मत लीजिएगा मेरी बातों को, मैं एक रियलिटी रखने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों इतनी सारी चीजें करने के बाद में भी कोविड में ग्रस्त हो चुकी है दुनिया? बिकॉज आपने सिर्फ आउटर साइड काम किया है, आपने इंटरवर्ल्ड में भी जब काम किया मेडिटेशन करके या किसी तरह की प्रोसेस करके, तो आपने उसको भी लॉजिक से समझने की कोशिश की, यानी लॉजिकल चीजों को समझने की कोशिश की। और आपका अनकॉन्शियस माइंड का और सबकॉन्शियस माइंड का लॉजिक से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। आप समझ रहे हैं? तो चीज यही है कि इस ये जिसके हम सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, सबकॉन्शियस में भी तो थोड़ा बहुत भी लोगों को साथ किताबों की वजह से और दूसरी चीजों के बारे में तो बताया होगा। अनकॉन्शियस माइंड जिसके ऊपर माइंड को काम कर रहा है, आप उतना भी कितना भी गूगलिंग कर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, उसके बारे में कहीं पे भी कोई भी लिटरेचर, कोई भी रिसर्च, कोई भी नॉलेज अवेलेबल नहीं है। बिकॉज वो एक रियलिस्टिक डाउनलोडिंग के ऊपर बात हो रही है, क्या कैसे आप इंस्टेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम का। तो वो एक रियल नॉलेज है, जब क्योंकि उसके पास 90% से ज्यादा पावर है उस अनकॉन्शियस माइंड के पास में, और जब वो 90% रिएक्ट करेगा तो 0.5% जो है आपका लॉजिकल ब्रेन और रिमेनिंग जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको धराशाय होना ही पड़ेगा। पर क्योंकि हमने इस तरह की चीजें कभी ना समझी है, ना सोची है, ना देखा है, और क्रिएटिव हम सीखने के लिए लोग अच्छे रिसीवर नहीं है, इसीलिए उनको वही मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए। इट इज दैट सिंपल इज दैट। लोगों को वही मिल रहा है जो लोग होके पड़े हुए हैं। अगर आप एक लिमिटेड नॉलेज को ही ज्ञान समझ रहे हैं, आपको इतना ही मिलेगा, चाहे कितनी भी बात हो जाए सामने, आप उतना ही ले पाएंगे। मान लीजिए बहुत लंबे लेवल पे बात हो गई, बहुत डीपर बात हुई, बहुत डीपर सॉल्यूशन भी आपको मिल गया सपोज, लेकिन अगर आप किसी चीज का पर्दा लेके बैठे हुए हैं, किसी भी चीज का पर्दा लेके बैठे हैं, चाहे वो नॉलेज का, ईगो, एटीट्यूड या दूसरी जनरलाइज रिलेशन, संस्थाओं के बिलीफ सिस्टम का हो, किसी भी चीज का अगर आप पर्दा लेके बैठे, आपको उतना ही मिलेगा जितना जितना उस पर्दे में से फिल्टर होगा। दैट्स इट। और एक अज्ञानी
जो पहली बार इस तरह के माइंड कोड में जुड़ा हुआ है, जिसको इस तरह की चीजों में कुछ पता ही नहीं है, जो पूरा ब्लैंक पेपर है, शायद वो आपसे ज्यादा ले जाएगा। 90% केसेस में यही होता है, राइट। तो पहले तो वो बोलना स्टार्ट कीजिए सर जो आपको चाहिए, सुबह 4 बजे उठ के 10 दिन तक करके देखिए क्या चेंजेस मिल रहा है। यस दुष्यंत भाई, आई टू यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ने के लिए, बेहतरीन टॉपिक्स, बेहतरीन सवाल भेजने के लिए, जिससे हम एक लाइफ की रियलिटी चेक भी कर सकते हैं और रियलिटी को समझने की कोशिश भी कर सकते हैं और रियलिटी को सॉल्यूशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो भी लोग हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहते हैं, नए नए टॉपिक्स लेके आते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, जैसे सर ने कहा, इमरजेंसी कभी कभी हमें क्रिएट करनी पड़ती है। अगर कुछ आदतें बदलनी है तो कुछ इमरजेंसीज क्रिएट भी करनी पड़ती है। तो कोशिश कीजिए जो भी यहाँ पे बातें हो रही हैं वो जस्ट बातें ना रहें, उन्हें आप अप्लाई करें अपनी लाइफ में, इम्प्लीमेंट करके देखें क्या हो रहा है अपने साथ, क्या चेंजेस आप देख रहे हैं, फिर जज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ पे जज करेंगे तो शायद आप कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे और फिर वही होगा कि और किसी शो में यही सवाल अब फिर से रिपीट करते हुए सुने जाएंगे या देखे जाएंगे। सो मेक श्योर आपको ये सवाल अपनी लाइफ में दूसरी बार कभी ना पूछना पड़े, आपको सॉल्यूशन मिल जाए अपनी लाइफ में अप्लाई करने से, और तभी जाके चेंज आएगा इस जनरेशन में, और तभी हम बेहतर फ्यूचर जनरेशन की शायद बात भी कर सकते हैं। So hope you guys are enjoying, hope you guys are connected like everyone। दोस्तों, फिर से एक रिमाइंडर, अगर आप अपनी लाइफ को एक बेहतर लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, एक कॉन्शियस लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, एक इनसाइट से भरी, एक रियलिटी से भरी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, रजिस्टर कीजिए दोस्तों। कल से शो शुरू हो रहा है, कल से प्रोग्राम शुरू है हमारा माइंड कोड डेली माइंडफुलनेस प्रोसेस, जिसका नाम है सुबह 6 से 7 रहेगा, लाइव रहेगा दोस्तों गूगल मीट पे, जहां पे प्रैक्टिकल अलग अलग एक्सरसाइजेस की जाएंगी, प्रैक्टिकल डिस्कशंस होंगी, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के रिलेटेड बात होगी। एक प्रॉपर वर्कशॉप ही है जो कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता रहेगा। सो जुड़ते रहिए, कोशिश कीजिए कि आप एक चेंज का पार्ट बने, एक चेंज के लिए काम करें और एक चेंज के लिए जिम्मेदार बने। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू नेक्स्ट संडे। फिर से लेके आएंगे ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स, ऐसी बेहतरीन रियलिटी के साथ। मैं दुष्यंत बागड़िया हितेश चावड़ा जी के साथ धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक